गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आ, हमारा आज का टॉपिक है स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स। तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो जस्ट इंट्रोडक्टरी रहेगा अबाउट स्टील, इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन अबाउट स्टील। स्टील के बारे में पढ़ना इसलिए भी जरूरी है बच्चों क्योंकि जो टेरिडोफाइट्स हैं, है ना, टेरिडोफिटिक ग्रुप ऑफ प्लांट्स, वो फर्स्ट प्लांट्स है जिनके अंदर जिनका एनाटॉमी हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ना है बच्चों। ठीक है, क्योंकि ब्रायोफाइट्स तक कोई खास एनाटॉमिकल स्टडी उतना नहीं था। दोज वर सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड टेरिडोफाइट्स ऑनवर्ड्स। ठीक है, जब भी हम लोग टाइप पढ़ेंगे उसके साथ साथ हमको एनाटॉमी पढ़ना भी जरूरी है। ठीक है, और एनाटॉमी में हम लोग मेन एनाटॉमी किसी भी पोर्शन का, चाहे वो अंडरग्राउंड स्टेम हो, एरियल स्टेम हो, चाहे वो रूट्स हो, चाहे वो लीफ का पिटियोल हो, रेकिस पोर्शन हो, लीफ लेमिना हो, या आपका लीफलेट का एनाटॉमी हो। ठीक है, उनमें मैं जो मेनली हमारा फोकस रहता है कॉर्टेक्स और स्टीलर सिस्टम पे बच्चों। ठीक है, तो स्टील के बारे में जानना हमारे को बहुत जरूरी है। तो आज का लेक्चर इसी पर बेस्ड है बच्चों। ठीक है, व्हाट इज आर स्टील इन फैक्ट। ठीक है, तो a term can be used, a general term can be used for the stellar system or any other system which helps to carry the food along with water throughout the body to each and every part of body। ठीक है, और जो कंडक्शन सिस्टम है बच्चों, जब हम किंगडम प्लांटी की बात करेंगे, कंडक्शन सिस्टम हर उस ऑर्गेनिज्म में मिलेगा जिसके पास टिश्यू लेवल का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, जो सिंपलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे आप एल्गी याद करेंगे, आइदर यूनिसेलुलर फॉर्म्स और सम फिलामेंटस फॉर्म्स, वहां पर कंडक्शन सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन जैसे हम लोग टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल द मोस्ट एडवांस्ड एल्गल मेंबर्स, जो फिफ्थ टाइप बताया था मैंने आप लोगों को बच्चों, द लार्ज फोलिएशियस फॉर्म्स, वहां से कंडक्शन सिस्टम हमारा शुरू हो जाता है। हालांकि एल्गल मेंबर्स और ब्रायोफाइट्स के लेवल तक जो कंडक्शन सिस्टम है वो स्टील के रूप में नहीं रहता है। जब भी हम कंडक्शन सिस्टम की बात करते हैं बच्चों, तो ठीक है, दो वो सेल्स या ग्रुप ऑफ सेल्स या वो टिश्यू विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग फूड along with water, and two types of food: inorganic food which is also called mineral nutrition, and organic food which is also called carbon nutrition, is carried and is transported to each and every part of the body of a planter with the help of water, and it is possible with the help of some centrally located cells। याद रखना बच्चों, जो कंडक्शन, जो सेल्स या टिश्यू कंडक्शन में हेल्प करते हैं, वो ऑलवेज सेंट्रली लोकेटेड होते हैं किसी भी प्लांट पार्ट में, चाहे वो लीफ लो, रूट लो, स्टेम लो, कहीं पर भी। ठीक है, सेंट्रली लोकेटेड होते हैं, एंड जनरली दीज आर elongated cells with narrow lumen and which are arranged head to head, or we can say these are arranged end to end, or head to head, and it makes a continuous channel throughout the body of that plant. So up to the level of uh, algae and bryophytes, जो ये कंडक्शन सिस्टम है बच्चों, ये सेंट्रली लोकेटेड आइदर पेरेनकाइमेटस और प्रोजेनकाइमेटस सेल्स हैं, which are very narrow and long cells, but these are not xylem and phloem in case of algae as well as in case of bryophytes. The conduction system in the form of two special type of tissues called tissue systems called xylem and phloem, they arise for the first time in the members of pteridophytes.
However, it has been cited in literature that in some advanced bryophytic members, for example, the members of class Bryopsida, and we had taken an example of Polytrichum. In that case, some specialized tissue structures in the form of hydroids and leptoids, which are considered almost equivalent to xylem and phloem, respectively, have been reported. But here we are dealing with pteridophytes only, and in pteridophytes, xylem and phloem are present for the first time as conduction tissues or the conduction system. And here these are known as steel or stellar system. The term was given by Van Tigham and Dowliot to uh, anatomists. They suggested the name steel or stellar system for the conduction system found in a pteridophytic group of plants and formed by xylem and phloem exclusively. अब ये याद रखना बच्चों, ठीक है। तो तो जो स्टीलर सिस्टम है या स्टील है बच्चों, जो टेरिडोफाइट्स के स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में हर एक पार्ट में पाया जाता है। फिर से रिपीट करता हूं, चाहे वो रूट हो, चाहे वो अंडरग्राउंड स्टेम हो, चाहे वो एरियल स्टेम हो, चाहे वो एडवांस्ड केसेस में पिटियोल या रेकिस हो, या लीफ और लीफलेट्स हो, सबके सेंट्रल पोर्शन में, हर एक्सिस के सेंट्रल पोर्शन में हमको जाइलम और फ्लोएम नजर आता है, ठीक है। तो वो बनाता है हमारा स्टीलर सिस्टम, ठीक है। और टेरिडोफाइट्स के केस में इसको हम सिंपली स्टील या स्टीलर सिस्टम बोलते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म के केस में जहां पर भी जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, वहां पर जो ये सेंट्रली लोकेटेड कंडक्टिंग टिश्यूज है या कंडक्शन सिस्टम है, उसको हम स्टीलर सिस्टम नहीं बोलते हैं। उनके लिए एक बहुत बड़े एनाटॉमिस्ट थे बच्चों, इसाऊ, ठीक है। इन्होंने एक नाम सजेस्ट किया था, प्राइमरी वस्कुलर सिस्टम और वस्कुलर बंडल। ये क्यों कहते हैं, ये मैं आपको आगे के स्लाइड्स में क्लियर करा दूंगा। हमको ये याद रखना है कि टेरिडोफाइट्स के केस में जाइलम और फ्लोएम जो सिस्टम कंप्राइज करते हैं, उसको हम बोलते हैं, जो कंडक्शन सिस्टम कंप्राइज करते हैं या बनाते हैं, उसको हम स्टीलर सिस्टम बोलते हैं। जबकि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के केस में जाइलम और फ्लोएम जो कंडक्शन सिस्टम बनाते हैं, which is always centrally located in each and every part of the plant body, that is known as primary vascular system or vascular bundle, the name proposed by Isao the great anatomist। ठीक है बच्चों, तो हम आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद हम सीधा डेफिनेशन पे आते हैं, ठीक है बच्चों। तो एक बात मैंने आप लोगों को पिछले स्लाइड में बता दिया था कि दीज आर ऑलवेज सेंट्रली लोकेटेड, बच्चों ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक और स्लाइड। अब आप लोग बोलोगे गुरुजी ये तस्वीर क्यों बनाया है आपने पेड़ का, वो भी विदाउट एनी लेबलिंग। तो इसका एक वजह है मेरे प्यारे बच्चों। एक हमारे पास क्या सिस्टम आया, हमारे पास जाइलम सिस्टम, एक हमारे पास क्या सिस्टम आया, फ्लोएम सिस्टम, ठीक है बच्चों। और इन दोनों में पानी पास करता है और पानी के साथ फूड पास करता है बच्चों, ठीक है। अब फूड की दोबारा से बात बताता हूं, दो किस्म के फूड है। एक हमारे पास कार्बन फूड है, जो कि अभी हम स्पेशली टेरिडोफाइट्स की बात करेंगे या हायर प्लांट्स की बात करेंगे। वो कहां फिक्स होता है, जनरली लीव्स में फिक्स होता है, दैट कार्बन फूड इज फिक्स्ड इन लीव्स, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास एक मिनरल फूड है, ठीक है, या इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं, विच ईच एंड एवरी प्लांट टेक्स फ्रॉम मदर अर्थ, जिसको हम मिनरल न्यूट्रिशन भी बोलते हैं या इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन भी हर एक सेल्स तक पहुंचना जरूरी होता है। प्लांट के हर पार्ट में, हर सेल व हर सब सेल्यूलर लेवल तक मिनरल न्यूट्रिशन का पहुंचना जरूरी होता है, एलिमेंट्स का पहुंचना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों ना तो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ना ही इसका सेल सिस्टम, और ना ही इसका सब सेल्यूलर सिस्टम, और ना ही इवन मोलिक्यूलर सिस्टम की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। किसी भी
सेल, सेल्यूलर ऑर्गेनल्स और इवन मोलिकुलर लेवल की परिकल्पना तब तक नहीं की जा सकती है बच्चों जब तक कि उसमें मिनरल प्रेजेंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सी, एच और ओ के अलावा बहुत सारे मिनरल्स हैं जो हर एक मेटाबोलाइट बनाते हैं बच्चों, चाहे वो एनिमल बॉडी हो चाहे प्लांट बॉडी हो। समझ रहे हो बच्चों? ठीक है, तो ये महत्ता है, ये इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन दोनों का। ठीक है, और जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन होता है, कार्बन न्यूट्रिशन हम जिसको बोलते हैं, जो कि हम मिट्टी से लेते हैं, पौधे मिट्टी से लेते हैं, तो वो ट्रेवल करते हैं थ्रू जाइलम टिश्यू, और द डायरेक्शन रहेगा फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंट्रल रीजन टुवर्ड सेंटर, पासिंग थ्रू रूट सिस्टम्स, दे आर टेकन टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ दैट प्लांट। समझ आ गया? दूसरा, जो कार्बन न्यूट्रिशन है, ठीक है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन है, वो भी हर एक हिस्से को चाहिए होता है, सब सेल लेवल पर, सब सेलुलर लेवल पर, टिश्यू लेवल पर, ऑर्गन लेवल पर, व ऑर्गेनिज्म लेवल पर, सब लेवल पर कार्बन न्यूट्रिशन का भी जरूरत है। ठीक है, और हमको मालूम है कि ये फिक्स कहां होता है कार्बन न्यूट्रिशन? पत्तों में। ठीक है, और यहां से ये ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू फ्लोइंग अलोंग विद वाटर टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। तो ये हल्का सा था कि क्या रोल है द स्टील्स का, स्टीलर सिस्टम का इन केस ऑफ टेडोफाइट्स, और क्या रोल है वस्कुलर सिलेंडर और प्राइमरी वस्कुलर सिस्टम का इन केस ऑफ द हायर प्लांट्स कॉल्ड जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। सो आफ्टर दैट वी विल कम टू definition. So before that, the term steel, this was coined by or given by Van Tingham and Dowliot. अब एक और बात बता देना चाहूंगा बच्चों, जो जो एक्स्ट्रा जो डायलॉग्स हैं मेरी तरफ से, वो आपको सिर्फ समझने के लिए है। आप लोगों ने जो पेन डाउन करना है उसके लिए फर्स्ट स्लाइड ये है बच्चों, सिर्फ 10-12 स्लाइड्स हैं जो आप लोगों ने पेन डाउन करना है। ठीक है, बाकी चीजें आपको समझाने के उद्देश्य से हैं बच्चों। ठीक है, अब ऐसा नहीं बोलना है गुरुजी सबका डायग्राम बनाना पड़ेगा। जो इंट्रोडक्टरी पोर्शन है ये, यहां पर आपको शायद डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स, 2, 3 या 4 नंबर का, तो ये 10-12 स्लाइड्स हैं, उसके लिए सफिशिएंट है बच्चों। एंड आई डोंट थिंक दैट यू नीड टू ड्रा एनी डायग्राम। ये जो डायग्राम्स दिखाए हैं, कुछ इमेजेस दिखाए हैं बच्चों, ये सिर्फ आपको समझाने के उद्देश्य से है। लिखने के लिए पहला स्लाइड यही है बच्चों। ठीक है, आई हैव मिस्ड समथिंग, ओके हियर। तो सबसे पहले हम स्टील के डेफिनेशन पे आते हैं बच्चों। जो ये स्टील मैंने बताया, दिस इज अ जनरल स्ट्रक्चर, इनफैक्ट इट इज अ हैप्लो स्टील बच्चों। हैप्लो स्टील, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटो स्टील एंड मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्रोटो स्टील, which is called the mother of all steels, because the various or different types of steels, they all are derived from this simple steel called haplo steel. ठीक है बच्चों, तो एक जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया है यहां पर आप लोगों को इसका डेफिनेशन समझाने के लिए ही सिर्फ। ठीक है बच्चों, और जब स्टील की बात करते हैं हम लोग, ये एक टेरिडोफाइट का एक कॉमन स्ट्रक्चर है, ये भी जनरलाइज जैसा। अदरवाइज इनफैक्ट दिस इज एडिएंटम कैपिलस वेनरिस, पर हम स्पीशीज पे नहीं जाएंगे। ये जनरल एक कोई टेरिडोफाइट है जिसके पास रूट है, तो रूट में भी स्टील प्रेजेंट होता है। ये अंडरग्राउंड स्टेम है, राइजोम जिसको बोलते हैं, इसमें भी स्टील प्रेजेंट होता है, हालांकि डिफरेंट काइंड्स के। ठीक है, ये पोर्शन है, ये कंपाउंड लीफ का पिटियोल है, पिटियोल में भी स्टील प्रेजेंट होता है। दिस इज कंपाउंड लीफ बच्चों। ठीक है, और जो लीफलेट्स हैं, लीफलेट के अंदर भी स्टील प्रेजेंट होता है। इवन कई बार लीफलेट का भी स्टॉक आ जाता है बच्चों, जिसको हम पिटियोलूल बोलते हैं। द स्टॉक ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड पिटियोल, whereas the stalk of a leaflet is called petiolule. So this conduction system in the form of xylem and phloem is present in each and every part of the body. ठीक है बच्चों, तो अब आते हैं कि इसको हमने कैसे डिफाइन करना है। आगे डेफिनेशन लिख के भी रखा है आगे के स्लाइड्स में, दैट अ सिस्टम प्रेजेंट इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ एनी एक्सेस ऑफ अ प्लांट। मान लो हम ये जो दिखा रहे हैं क्रॉस सेक्शन, मान लो किसी हिस्से का है, मान लो ये पिटियोल का है या रूट का है या राइजोम का है। सो द सिस्टम विच इज, और सिंपली सेइंग द सेंट्रल पोर्शन or the
the central portion or the core of any axis of the pteridophytic plant body formed by centrally located xylem. This red thing is xylem. हमेशा याद रखना है बच्चों, xylem हमेशा centrally located रहेगा स्टील्स में, ठीक है. So again I have to repeat it one more time, that is the central portion or the core of any axis of the plant body which is formed by centrally located xylem surrounded by phloem followed by pericycle and endodermis is called a stele. This structure makes a stele. अब फिर से रिपीट करता हूं, एक सिस्टम है जो किस चीज से कंप्राइज हुआ है और वो कहां पर प्रेजेंट है, वो सेंटर ऑफ और कोर ऑफ एनी एक्सिस ऑफ प्लांट बॉडी प्रेजेंट है और किस चीज से बना हुआ है, सेंट्रली लोकेटेड जाइलम फॉलोड बाय फ्लोएम देन बाय पेरिसाइकल एंड बाय एंडोडर्मिस इज कॉल्ड द स्टील. However, it is different in different pteridophytic members and it is different in different parts of the same plant body. जो ये बाहर का हिस्सा है लाइट ब्लू कलर में दिखाई बच्चों, ये कॉर्टेक्स है. ये सिर्फ एक जनरलाइज्ड आइडिया है बच्चों. अदरवाइज अगर स्टील का स्टाइल इतना बड़ा होगा तो कॉर्टेक्स इतना पतला कभी भी नहीं होता है बच्चों. ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है. कॉर्टेक्स कम से कम इतना ब्रॉड होगा, जो यहां पर शो करना पॉसिबल नहीं है बच्चों, ठीक है. तो मैं उम्मीद करता हूं डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गया है कि व्हाट इज अ स्टील. अब एक बात करते हैं, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं बच्चों, क्योंकि ये डेफिनेशन पर हमको मेन फोकस करना है. दैट द सेंट्रल पोर्शन और द कोर ऑफ एनी एक्सिस ऑफ द प्लांट बॉडी which is formed by centrally located xylem followed by phloem then by pericycle and then by endodermis is called a stele. And this stele may either be without pith or with pith. ये मैं आगे के स्लाइड में बता दूंगा बच्चों. कई बार एक पिथ प्रेजेंट हो जाता है, ये पिथ किस किस्म के सेल से बनता है और पिथ कैसे अराइज होता है वो मैं आगे के स्लाइड्स में आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है बच्चों. तो ये सेंट्रली लोकेटेड जाइलम है, ये फ्लोइम है, उसके बाद ये जो पिंक कलर में, लाइट पिंक कलर में, दिस इज पेरिसाइकल, याद रखना है. और जो येलो कलर में, दिस इज एंडोडर्मिस. दिस इज इट बच्चों, ठीक है. नाउ the stele may be defined as the central portion of an axis consisting of centrally located xylem followed by phloem then by pericycle and then by endodermis either with pith or without pith is called a stele. ठीक है. अब एक और बात यहां बता देना चाहूंगा रिगार्डिंग एंडोडर्मिस. कुछ एनाटॉमिस्ट्स हैं टेरिडोफाइट्स को जो स्टडी करते हैं, उनका मानना है कि एंडोडर्मिस जो है स्टील का आउटर मोस्ट पार्ट है. स्टील का आउटर मोस्ट पार्ट है दिस पोर्शन एंडोडर्मिस. सम ऑफ द एनाटॉमिस्ट्स से दैट endodermis is the outermost part of steel, whereas some other groups they don't consider endodermis to be the part of steel. According to them, what is endodermis? That endodermis is the innermost part of cortex. Innermost part of cortex. तो ये हम लोगों ने इसमें बहस में नहीं जाना है बच्चों. दो थॉट्स हैं अलग अलग एंडोडर्मिस को लेकर. कुछ मानते हैं कि ये स्टीलर सिस्टम का आउटर मोस्ट रीजन पोर्शन है, कुछ मानते हैं कि ये स्टील का सिस्टम स्टीलर सिस्टम का पोर्शन नहीं है, बल्कि ये कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर है या पोर्शन है. हमको इस पे नहीं जाना है. हम लोग जब स्टीलर सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे तो हमको एंडोडर्मिस को साथ लेके चलेंगे बच्चों, ठीक है. कंसिडरिंग एंडोडर्मिस एज द आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ outermost region or outermost portion of the centrally located steel. This is it बच्चों.
दिस इज द स्टील विदाउट पिथ एंड दिस इज द स्टील विद पिथ. दिस इज पिथ पोर्शन. ठीक है. एंड व्हेन अ पिथ arises in a steel, the steel becomes a siphonosteel. ये जब हम टाइप्स पढ़ेंगे बच्चों वहां मैं आपको डिटेल में बता दूंगा. A siphonosteel, or it is also known as a modulated protosteel because the pith is also known as medulla. So in that case, siphonosteel is also known as modulated protosteel, which is always derived from the protosteel. And the steel without pith is known as a protosteel. And again, protosteel is of different types, whereas this siphonosteel or modulated protosteel again is of different types, which we shall discuss इन नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट 2 लेक्चर्स बच्चों, जो कल और परसों का लेक्चर रहेगा उनमें हम आराम से इसको डिस्कस करेंगे. अब एक और बात आती है बच्चों रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ पिथ, कि पिथ कहां से आया है. ठीक है. तो इसके बारे में दो अलग अलग मत हैं जो हम अगले अगले लेक्चर में करेंगे, अगले एपिसोड में करेंगे बच्चों. आज के लेक्चर के अगले एपिसोड में करेंगे. ठीक है. कुछ कहते हैं कि जाइलम के सेंट्रल सेल्स समहाउ गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पिथ. तो जो ये थ्योरी दिया गया है इसको हम बोलते हैं इंट्रास्टीलर थ्योरी. ठीक है. जबकि कुछ और एनाटॉमिस्ट मानते हैं कि some of the cells in the cortex somehow invaded toward the center and they occupied a space in the central region. तो ये दूसरा मत है हमारा पिथ के फॉर्मेशन का, जिसको हम एक्स्ट्रास्टेलर थ्योरी भी बोल सकते हैं या कॉर्टेक्स इन्वेजन थ्योरी भी बोल सकते हैं या कॉर्टिकल इन्वेजन थ्योरी भी बोल सकते हैं. ये हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे.